हेलो, माय सेल्फ पंकज बामिया एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीके साइंस क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने कूलॉम्स फोर्स तक डिस्कस किया था। आज हम उसके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बारे में और उसके आगे की कुछ और रूल्स वगैरह हैं जो हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये कि हमारा जो ये कूलॉम्स फोर्स होता है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो ये कि जो हमारा ये कूलॉम्स फोर्स होता है ये हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये एक सेंट्रल फोर्स भी होता है और कूलॉम्स फोर्स में जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो जो दो चार्ज है जिसके बीच में हम फोर्स निकालते हैं उसके लाइन, उन दोनों को मिलाने वाली लाइन की डायरेक्शन में ही होती है। चलो आज हम इसके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स फोर्स। कूलॉम्स फोर्स को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। आज हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स फोर्स की। तो सबसे पहली बात, अगर हमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखना है तो हम इसको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है। तो ये हमारा जो पॉइंट है जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, इसके रेस्पेक्ट में अगर हमारे पास कोई भी दो चार्ज है, सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। ये जो Q1 चार्ज है इसकी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन है उसे हम पोजीशन वेक्टर R1 के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और इस चार्ज की जो पोजीशन है उसको हम सपोज R2 वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर जो हमारा R1 है, R1 हमारा पोजीशन वेक्टर है। R1 इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 ऑफ Q1, सॉरी Q1। R2 इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। तो यहाँ पर हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2। तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उस फोर्स की हम बात करते हैं। अब हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे जो चार्ज है Q1 एंड Q2 ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। फिलहाल हम इसको ये मान के चलते हैं कि दोनों सेम टाइप के चार्ज है, यानी या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है। सपोज ये दोनों चार्ज हमारे पास पॉजिटिव, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिपल्जन होगा। जैसा कि हमने पढ़ा है कि सेम चार्ज के बीच में हमेशा रिपल्जन होता है और अनलाइक चार्ज के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है। तो सपोज यहाँ पर ये जो चार्ज है, यहाँ पर जो चार्ज है Q1 एंड Q2, तो Q1 चार्ज और Q2 चार्ज के बीच में रिपल्जन होगा। इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो, जैसे सपोज इनको मिलाने वाली लाइन ये है तो इस लाइन की डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर? और इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी इस साइड में। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, यानी यहाँ पर Q1 चार्ज पर Q2 चार्ज के थ्रू जो फोर्स लग रहा है उसको हम F12 कहते हैं। यानी जिस पर चार्ज लग रहा है उसे हम पहले लिखते हैं और जिसके थ्रू फोर्स लग रहा है उसको हम बाद में लिखते हैं। सेम टाइप यहाँ पर Q2 चार्ज पर Q1 चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है उसे हम F21 वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर जो हमारा F12 है वो F12 इज अ फोर्स ऑन ये फर्स्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स है। यानी F12 जो है वो चार्ज 1 पर चार्ज 2 के थ्रू लग रहा है, यानी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ये उसी टाइप से इस वाले पॉइंट पर अगर देखा जाए जो F21 फोर्स है ये चार्ज Q2 पर Q1 के थ्रू जो फोर्स लग रहा है वो है, यानी ये हमारा F21 है। F21 इज अ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास दोनों फोर्स की बातें हो गई। अब यहां पर बात आती है Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज के बीच की डिस्टेंस की। तो यहां पर हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहे
तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि अगर हमारे पास जैसे एक चार्ज है A, उसकी अल्टरनेट डायरेक्शन में दूसरा चार्ज है B, सपोज ये हमारा एक वेक्टर है A, सॉरी, और यहाँ पर हमारा जो दूसरा वेक्टर है वो है B, और तीसरा वेक्टर जो कि इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और अगर ये ट्रायंगल में है तो उस केस में जो ये ऑपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर होता है वो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होता है। दैट्स मीन ट्रायंगल लॉ में आपने पढ़ा होगा पहले, वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल्स टू वेक्टर C। तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ इसी तरीके से होगा कि अगर हम R1 की डायरेक्शन देखें ये, R2 की डायरेक्शन देखें ये। अब बात करते हैं हम डायरेक्शन इस तरफ की लेना चाहते हैं, इस तरफ की लेना चाहते हैं। सपोज हम इस फोर्स की बात करते हैं, यानी F21 की बात करते हैं, यानी इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा उस वेक्टर की अगर बात करें तो ये हमारा होगा R21। जैसा कि फोर्स की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमने इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है। तो यहां देखा जाए तो हमारे पास कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा, यानी ये हमारा R1 वेक्टर, ये हमारा R2 वेक्टर और ये हमारा R21 वेक्टर। क्लियर? अगर यहाँ पर हम ट्रायंगल वेक्टर का ट्रायंगल लॉ लगाते हैं तो यहाँ पर अल्टरनेट डायरेक्शन देखी जाए तो इसकी और इसकी, इन दोनों की अल्टरनेट डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों ट्रायंगल में है। तो यहाँ पर इन दोनों का सम, जो अल्टरनेट वेक्टर होते हैं उनका सम, यानी R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर। क्लियर? सो यहाँ पर R21 वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास R21 वेक्टर आया, R21 माइनस R1 वेक्टर। उसी तरीके से सपोज अगर हम डायरेक्शन को इस तरफ, यानी इस F12 की डायरेक्शन में अगर वेक्टर को लेके जाते हैं तो ये हमारा वेक्टर होता है R12 वेक्टर। क्लियर? यानी R12 वेक्टर अगर हम डिफाइन करने जाए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर है हमारा R1, क्लियर, और ये हमारा वेक्टर है R2। और अगर हम R21 की जगह हम R12 लेते हैं, यानी F12 की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस का वेक्टर है अगर वो लेते हैं हम तो हमारा होता है R12 वेक्टर। तो वेक्टर ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग अल्टरनेट जो वेक्टर है, एक तो R2 है, दूसरा है हमारा R12, तो R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर, यानी R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्लियर? तो इस तरीके से दोनों वेक्टर हम, अगर फोर्स F21 की डायरेक्शन में है तो हमारा जो डिस्टेंस का डायरेक्शन होगा वो R21 होगा, और अगर हम F12 की बात कर रहे हैं तो हमारा जो डिस्टेंस का, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस का डायरेक्शन है वो R12 वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। क्लियर? तो अगर हम बात करें F21 की, क्लियर, तो यहां पर हम अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ K, दोनों का चार्ज है Q1 एंड Q2, और बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारी, अगर हम F21 की बात करते हैं तो हमारी जो डायरेक्शन होगी R21 होगी, यानी R21 स्क्वायर, यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं और इसकी जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को हम कैप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैप के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर R21 यूनिट वेक्टर की बात करें तो R21 वेक्टर में अगर R21 का अगर मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दिया जाए तो वो R21 का यूनिट वेक्टर होता है। यानी इसी को अगर हम इस फॉर्म से अगर रिप्लेस करें तो ये हमारे पास हो जाएगा F21 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, R वेक्टर R21 यूनिट वेक्टर की जगह हो जाएगा R1 वेक्टर एंड R21 मैग्नीट्यूड, बिकॉज यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड है, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में से हो जाएगा Q, सो R21 Q, और ये हो जाएगा हमारा वेक्टर। क्लियर? यानी हम इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं, अगर हमारा फोर्स ये ना होकर के अगर इस डायरेक्शन में होता तो इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं।
मिटाने से पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। अब हम बात करते हैं F12 की। व्हाट इज F12? इट इज अ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। तो यहाँ पर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर एंड R12 यूनिट वेक्टर। क्लियर? और अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हमारा ऑल्सो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है K Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब एंड R12 वेक्टर, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर था। क्लियर? तो अब अगर हम बात करें इस फोर्स और इस फोर्स की, तो ये हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। या तो ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, राइट है, ऐसे भी लिखे ऐसे लिखे तो भी वो एक जैसा है। अब हम बात करते हैं इस फोर्स, इस फॉर्मूले की और इस फॉर्मूले की। तो यहाँ पर देखा जाए तो केवल R21 यूनिट वेक्टर एंड R12 यूनिट वेक्टर का ही डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सिमिलर है। अब यहाँ पर देखा जाए R21 की डिस्टेंस हुई है केवल डायरेक्शन इस साइड में, और R12 की जो डिस्टेंस है वो भी इसी के जैसी है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। यानी अगर इनका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो इक्वल है, केवल डायरेक्शन ऑपोजिट है। यानी हम कह सकते हैं R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस R21 यूनिट वेक्टर। जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अगर अलग अलग होती है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज इसी फॉर्मूले में हम इस वैल्यू को अगर पुट करते हैं, यानी F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R, मैग्नीट्यूड सेम है तो R12 की जगह हम R21 भी लिख सकते हैं। यानी मैग्नीट्यूड देखा जाए R12 एंड R21 सेम है। यहाँ का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम है, केवल डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड इनका सेम है, डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है। सो यहाँ पर हम R12 की जगह R21 मैग्नीट्यूड में लिख सकते हैं, बट R12 की जगह हम क्या लिखेंगे, R21 माइनस R21 यूनिट वेक्टर। क्लियर? यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F12 यूनिट वेक्टर K Q1 Q2, सॉरी माइनस हम आगे लिखते हैं, माइनस K Q1 Q2 R21 स्क्वायर एंड R21 यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये फॉर्मूला सेम इसी टाइप का है, केवल यहाँ पर माइनस है। यानी हम इसको यहाँ पर अगर रिप्लेस करें, यानी हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी जो इक्वेशन सेकेंड है, तो हम इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट अगर कहें F12 इज इक्वल्स टू, ये सारी वैल्यू अगर इस इक्वेशन से देखें तो ये वैल्यू F21 के इक्वल है, यानी माइनस का माइनस एंड ये हो जाएगा माइनस F21। यानी कहा जाए तो इस फोर्स की डायरेक्शन और इस फोर्स की डायरेक्शन केवल ऑपोजिट है, बाकी इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जैसा कि हमने न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ा था कि जैसा एक्शन होता है वैसा रिएक्शन होता है, सेम टाइप में जैसा ये फोर्स लगाता है वैसा ये फोर्स लगाता है। यानी ये जो हमारा कूलॉम्स लॉ है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या करता है, ओबे करता है। यानी दिस लॉ इज आल्सो ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर? तो यहां तक बात हो गई हमारे कूलॉम्स फोर्स की। तो ये हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। क्लियर? तो इन सबको मैं रफ कर देता हूं, या फिर यहां पर हमारे पास कुछ जगह बची तो हम यहां इसको समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास दो टाइप की कैटेगरी हो सकती है चार्ज की। हो सकता है यहाँ पर जो Q1 एंड Q2 दोनों चार्ज जो है वो सेम है, यानी हो सकता है ये पॉजिटिव है या भी हो सकता है दोनों नेगेटिव है। जब सेम चार्ज है तो इन दोनों के बीच में रिपल्जन होगा। यानी अगर हमारे पास सेम चार्ज है, फोर सेम चार्ज, अगर हमारे पास दोनों चार्ज सेम है, यानी एक चार्ज है हमारा Q1 और दूसरा चार्ज है Q2,
दोनों का चार्ज सेम है यानी पॉजिटिव है दोनों, तो दोनों के बीच में रिपल्जन होगा। क्लियर? और अगर जब रिपल्जन है, अब अगर मान लेते हैं कि अगर ये दोनों चार्ज सेम है यानी दोनों के बीच में रिपल्जन हो रहा है यानी Q1 एंड Q2 दोनों का जो प्रोडक्ट है, अगर सपोज ये प्लस है ये प्लस है, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होता है प्लस, दैट्स मीन ये 0 से बड़ा है। और अगर मान लो ये चार्ज नेगेटिव है और ये चार्ज भी नेगेटिव है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन तब भी प्लस होगा, यानी दोनों केस में अगर ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 से बड़ा होगा। अगर ऐसा होता है तो फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा F21 is equals to KQ1 Q2 upon R21 square and R21 यूनिट वेक्टर। क्लियर? यहाँ की जो भी वैल्यू होगी वो सारी पॉजिटिव होगी। ठीक? अगर मान लेते हैं कि दोनों चार्ज सेम नहीं, मींस अनलाइक चार्ज, उस केस में हमारे पास जो दोनों चार्ज है अगर वो दोनों सेम नहीं है यानी दोनों चार्ज क्या है, ऑपोजिट है, यानी एक चार्ज हमारा Q1 और एक चार्ज हमारा Q2 है, तो उस केस में दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, यानी ये इस तरफ इसके थ्रू इस तरफ अट्रैक्शन होगा और इसके थ्रू इस तरफ अट्रैक्शन होगा। तो इस केस में हमारा अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर Q1 एंड Q2 का जो प्रोडक्ट होगा यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्लियर है प्लस एंड माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो नेगेटिव होता है, दैट्स मीन इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी। उस केस में चार्ज की जो भी वैल्यू होगी वो हमारी नेगेटिव आनी चाहिए, यानी अगर हम F21 लेते हैं तो उस केस में KQ1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, तो यहाँ पर R21 को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा माइनस R12 यूनिट वेक्टर से। ठीक? तो ये बातें हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब फोर्स से रिलेटेड। तो पहली बात इंपॉर्टेंट कि ये न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। अब दूसरी बात कि हमारा जो न्यूटन कूलम्ब का जो फोर्स है ये देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसके सिमिलर है, बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जो हमारा ये कूलम्ब फोर्स होता है यानी ये कूलम्ब फोर्स है जिसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं, ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है इसकी अगर कैपेसिटी की बात करें तो ये हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उससे हमेशा ज्यादा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इट इज कंजर्वेटिव। थर्ड, इट इज अ सेंट्रल फोर्स, ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब बात करते हैं कि अगर ये जितने भी हमने बात करी है अभी तक कूलम्ब लॉ से रिलेटेड, ये केवल वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए वैलिड है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है F is equals to K Q1 and Q2 upon R square, तो यहाँ पर जो ये K की वैल्यू है ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर हमने एप्सिलॉन नॉट के बारे में पहले पढ़ रखा था। अगर आपको नहीं पता, ये जो सिंबल है ये एप्सिलॉन नॉट है और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.85 into 10⁻⁻12 एंड होती है। इसकी एक और यूनिट है जिसके हम कहते हैं फैराडे अपॉन मीटर, फैराडे अपॉन मीटर भी होती है, और इसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये लेकिन अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जो चार्ज है जैसे ये Q1 है एंड ये Q2 है, इन दोनों चार्ज के बीच में अगर हमारा कोई मीडियम आ जाता है, सपोज यहाँ पर कोई भी मीडियम आ गया, अगर वो मीडियम इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है तो हमारा ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। उस केस में हमारा जो फॉर्मूला है k की जो वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसकी जगह 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस केस में जो एप्सिलॉन है ये एप्सिलॉन परमिटिविटी होगी उस मीडियम की, यानी एप्सिलॉन जो है इट इज अ परमिटिविटी
परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये अभी जो परमिटिविटी है ये क्या होती है इसके बारे में हम बात करें तो परमिटिविटी के बारे में कहें तो परमिटिविटी इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नोट एंड रिलेटिव परमिटिविटी, यानी एक तो एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर जो है इट इज अ रिलेटिव परमिटिविटी, it is also called dielectric constant। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये। एक बात और कि जो इंसुलेटर प्रोडक्ट, इंसुलेटर जो भी हमारे पास सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। अब अलग अलग सब्सटेंस के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कुछ अलग अलग होती है। जैसे कुछ के एग्जांपल की अगर बात करें, जैसे हमारे अगर एयर की बात करते हैं तो एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर हम एयर की बात करें तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1। अगर हम बात करें ग्लास की तो ग्लास की का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 5 से लेकर 10 तक हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं वाटर की तो वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है 80। ठीक, तो यहाँ तक की जो बातें हैं हमें ध्यान रखनी, अलग अलग मीडियम पर फॉर्मूला लगाने से पहले हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी जो भी हमारे पास मीडियम है उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को वहां पर नीचे डिवाइड करना है फोर्स में। ठीक है, तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का रेशियो फाइंड करना है। दैट्स मीन फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्लियर? तो हमें क्वेश्चन में रेशियो के बारे में पूछा है, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, और किसके लिए? बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में एक तो हमें इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना, दोनों का रेशियो निकालना है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए चाहिए हमको चार्ज और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का हमें चार्ज पता होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमें चाहिए होता है मास, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का मास हमें पता होता है। तो हम बात करते हैं पहले चार्ज की, यानी चार्ज ऑफ प्रोटॉन यानी QP। तो ये होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि होता है +E के बराबर। अगर हम बात करें मास ऑफ प्रोटॉन, जैसा कि आपको पता होगा मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻27 kg। ये अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एंड अगर बात करें हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो 9.1 × 10⁻31 kg। इसे हम -E की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं दोनों फोर्सेस की, यानी पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है K∅Q2/r²। क्लियर? तो यहां पर K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 एंड Q1 Q2, Q हमारे पास एक है +E, दूसरा है -E, सो यहां हम लिख सकते हैं E × -E, नीचे हमारा r²। उसी तरीके से हम निकालते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा होता है GMP
एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन Me एंड R²। ये तो हम दोनों का रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो हो जाएगा हमारा रेशियो इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला हमने लिखा था वो था हमारा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी थी 9 × E मल्टीप्लाई विद -E एंड डिवाइड R²। ये और अगर हम बात करें इसकी तो G की वैल्यू होती है 6.67 into MP and ME डिवाइड बाय R² कट गया। बात करें हम 9 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 एंड इलेक्ट्रॉन -1.6 माइनस आ गया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जो भी टोटल मिला के ये है फोर्स, तो यूनिट आ जाएगी आगे न्यूटन। अब इन दोनों की बात करते हैं तो 6.67 into 1.6 into 10⁻⁻27 kg एंड इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 into 10⁻⁻31 और जो भी आएगा न्यूटन कैंसिल, ये वैल्यू 1.6 हो जाएगी कैंसिल। अब हम बात करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं इस तरह। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 × 1.6, 9 × 1.6 हो जाएगा हमारा 9 × 1.6 4 एंड 5 1.4 और यहाँ पे पावर 9 - 19 -10 एंड -19 ये +9 और -19 सो -10 बचेगा और -10 एंड -19 तो पावर ऐड हो जाएगी। अब हम बात करें इनका मल्टीप्लाई, यानी 6.67 into 9.1 मल्टीप्लाई करते हैं तो 6.67 तो 60.69 into 10⁻⁴, जहां पर हम बात करें -27 ऐड हो जाएगा -31 एंड -27। सर यहाँ पे हमने इसकी 6.67 आगे वैल्यू होती है -11 जी की -11 एंड -27 ये हो जाएगा -38 एंड -69। ठीक है, तो अप्रॉक्स आपका आंसर आ जाएगा 10⁻⁻68। क्लियर, और ये हो जाएगा -29 + 68। क्लियर, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे समथिंग 2.4 के आसपास आएगा, 2.4 × 10⁻30। तो ये आपका अप्रॉक्स आंसर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन को हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, इतनी जगह नहीं हमारे पास बोर्ड पे, हम उस क्वेश्चन को समझते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। सपोज कि हमारे पास एक स्फीयर है, ये इस स्फीयर को एक थ्रेड के थ्रू हैंग किया गया है। ये हमारा ए स्फीयर, ये हमारा स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है। इसके पास में हमने दूसरा एक स्फीयर रखा है, हाथ में नहीं पकड़ा है, एक इंसुलेटर से पकड़ा हुआ है इसको, ये है बी। इन दोनों के जो सेंटर है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर। क्लियर, अब हमने क्या किया, जैसे इस चार्ज स्फीयर की बात करें, इसके सिमिलर किसी और स्फीयर को लाया है जो कि अनचार्ज है, यानी हमारा जो सी है उसकी साइज ए की जैसी है बट अनचार्ज है। इसको जैसे ही टच करेंगे तो इसमें कुछ चार्ज आएगा। अब हम बात करें बी की, तो बी को भी हमने उसके सिमिलर साइज का एक स्फीयर लिया जो कि अनचार्ज था, ये चार्ज है और ये अनचार्ज है, तो इसको हमने इसे टच कराया, चार्ज इसमें चला जाएगा। अब इसके बाद में हम ऐसा करने के बाद में चार्ज ए को लाते हैं और चार्ज बी को, अब उनके बीच की डिस्टेंस हम रखते हैं 5 मीटर। अब आपको फाइंड आउट करना है कि पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2 इन दोनों में फोर्स में कितना डिफरेंस है। तो पहले इसको समझने से पहले हम बात करते हैं कूलम्ब्स की, कि जब कूलम्ब्स ने फॉर्मूला डिराइव किया था उस केस में उन्होंने
कुछ इफेक्टिव बातें बताई थी। जैसे उन्होंने कहा था कि अगर हम कोई चार्ज लेते हैं, जैसे हमने एक चार्ज ले लिया है Q, क्लियर, उसके पास में किसी ऐसे इसी के साइज के चार्ज को अगर लाते हैं जो इसी के साइज का हो, अनचार्ज, लेकिन जैसे ही इसको टच करेंगे तो ये अपना जो चार्ज है वो पास वाले से एकदम ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जैसा खुद का है, यानी ये Q है दोनों में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी चार्ज होने के बाद में इस पे भी चार्ज Q/2 आ जाएगा एंड इस पे भी चार्ज Q/2 आ जाएगा। सपोज अगर मेरे पास अगर चार्ज Q/2 है, उसके बाद में किसी ऑब्जेक्ट को लाता हूं और उसके पास में टच कराता हूं उसी के साइज का, तो उसमें और इसमें दोनों में वापस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट्स मीन Q/4 हो जाएगा एंड Q/4 हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है, उसी के सेम साइज का कोई मटेरियल उसके पास में लाते टच कराते हैं तो वो इक्वल पार्ट में चार्ज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर? तो यहां पर हम बात करते हैं Q इस A की, हम ये लेट करते हैं कि इस पे चार्ज हमारा Q था और इस पे हमारा चार्ज स्मॉल q था। क्लियर? तो जब इनको हमने टच कराया, यानी पहली वाली पोजीशन पे अब एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं कि फोर्स कितना है। हम ये देख लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये हमारा फोर्स F है ना, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो F है। तो पहले आप F1 को फाइंड आउट करते हैं। तो F अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स फार्मूला KQ एंड दूसरा चार्ज है हमारे पास Q और दोनों के बीच की डिस्टेंस है 10 मीटर। सो 10 मीटर डिस्टेंस का हो जाएगा स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमारा कहता है Q1 Q2 upon R स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। तो जैसे हम सिचुएशन नंबर पोजीशन फर्स्ट के लिए रखेंगे तो हमारे पास ये आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं दैट्स मीन Q अपॉन 100 मीटर और जो भी यूनिट आएगी वो न्यूटन्स में आएगी। क्लियर? ये पोजीशन फर्स्ट के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हुआ क्या कि जब हमने A को उसी के सेम साइज के अनचार्ज मटेरियल से टच कराया तो ये Q दोनों में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी इसमें भी Q/2 आ जाएगा और इसमें भी Q/2 आ जाएगा। अब बात करें हम इस चार्ज की, इसमें Q था, जब इसको अनचार्ज इसी के साइज का कोई लाएंगे पास में तो उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी Q/2 एंड Q/2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हमारे पास जो चार्ज आया है ये वाला, इसमें चार्ज है Q/2 और यहाँ पर हमारे पास चार्ज है स्मॉल Q/2। यानी पोजीशन नंबर 2 की बात करें तो हम बात करते हैं पोजीशन नंबर 2 की। तो सेकंड वाले सीन में हमारे पास जो फोर्स रहेगा ये तो F1 है और F2 हमारे पास आ जाएगा K। अब हमारे पास चार्ज है Q/2। क्लियर? और उस तरफ हमारे पास चार्ज है Q/2। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर एंड इसका स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो जाएगा F2 K Q एंड Q, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 4 एंड 5 का स्क्वायर 25 न्यूटन। सो ये हो जाएगा K Q अपॉन 100 न्यूटन। यानी पोजीशन फर्स्ट में हमारा फोर्स ये लग रहा था और पोजीशन 2 में भी हमारे पास फोर्स यही लग रहा है, यानी F12 इज इक्वल्स टू F2। यानी पहले वाली पोजीशन में और सेकंड वाली पोजीशन में सेम फोर्स लगेगा। क्लियर? तो इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। हम अब आगे बात करते हैं न्यू टॉपिक की। तो हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आज हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड और से रिलेटेड उससे आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।